गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 20 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड सभी करंट अफेयर हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिलेगा, उस पर आप जो भी डे की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, सारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, आइए शुरू करते हैं 20 सितंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? भारत में तेजस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है इंडिया में। जानते कौन है? 2016 में 3 महिलाओं को, या यूं कहे कि 3 फीमेल फाइटर पायलट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। कौन कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम बात करेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। यहां पर बात हो रही है मोहना सिंह की। इन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया है। ओके, इन तीनों को ही 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से अवनी चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अवनी चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो मिग 21 बाइसन को 2018 में इन्होंने उड़ाया था, और इसे अकेले उड़ाने वाली ये भारत की पहली महिला पायलट बनी थी, अवनी चतुर्वेदी। और अब तेजस एयरक्राफ्ट को उड़ाया है किसने? मोहना सिंह ने। ठीक है, तेजस की हम यहां पर बात करते हैं कि तेजस क्या है। तो भाई तेजस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया, और पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है तेजस, जिसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? मोहना सिंह। डन। सेकंड क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में एक साथ सारे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सके, जैसे लोकसभा का, विधानसभा का, और जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं जैसे पंचायत, इनके इलेक्शन सबके एक साथ हो जाए। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक कमिटी बनाई गई थी लास्ट ईयर 2023 में। इसकी अध्यक्षता करी थी रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट। इस कमेटी की जो सिफारिश है उसे हाल ही में सेंट्रल जो कैबिनेट है उसने मंजूरी प्रदान कर दी, और अब जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का उसमें रखा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है कमेटी की, इसको रखा जाएगा विंटर सेशन में पार्लियामेंट में। ठीक है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी क्या है, अभी मैं आपको शॉर्ट में तो समझा ही चुका हूं, थोड़ा हम इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। देश में सभी स्तरों पर, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, एक साथ इलेक्शन करवाने के उद्देश्य से 2 सितंबर 2023 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। ठीक है, यह है रामनाथ कोविंद जी। देखिए अदर मेंबर भी थे, अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उनको मिलाकर काफी सारे अदर मेंबर भी थे। इन्होंने कुछ सिफारिशें सौंपी है, जैसे सभी स्टेट लेजिस्लेचर का जो टेन्योर है वो 2029 इलेक्शन तक बढ़ा दो, और वहां पर फिर सबका एक साथ इलेक्शन करवा लेना। कमेटी ने एक साथ इलेक्शन 2 फेज में कराने की रिकमेंडेशन दी है सेंट्रल को, कैबिनेट को। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन करवा लो, और इसके बाद दूसरे फेज में 2 दिन के अंदर लोकल बॉडीज, स्थानीय जो निकाय हैं, उनके भी इलेक्शन करवा लो। तो ये एक रिकमेंडेशन है इस कमेटी की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडी जो इलेक्शन है उसके लिए स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी से परामर्श करेगा, और सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड को तैयार करेगा। कौन? नेशनल इलेक्शन कमीशन। राज्य की जो निर्वाचन आयोग होता है उससे परामर्श करेगा, और साथ में मिलकर ये एक ही
सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार कर लेंगे। उसके बाद पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? भारत के जो रिसोर्सेस है, पैसा हो, टाइम हो, मैन पावर हो, उनको सेव करना। ठीक है ना? हर 3 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, तो बार बार पैसा लगता है, बार बार टाइम जाता है, आचार संहिता बार बार लगानी पड़ती है, तो इनसे बचा जा सके। एक तो यह उद्देश्य है। भारत में हर साल होने वाले इलेक्शन की जो संख्या है उसको कम किया जा सके। एक साथ ही सब करवा लो, एक साथ ही भार आएगा, खत्म, है ना? इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इलेक्शन के दौरान आने वाली जो बाधाएं हैं, पूरी प्रशासनिक लॉबी परेशान होती है जब इलेक्शन आता है, तो इसको भी कम करना। 5 साल में एक बार परेशान हो लो, सारे इलेक्शन एक ही आईडी कार्ड पर, एक ही वोटर लिस्ट पर करवा लेंगे। बेनिफिट क्या होंगे? चुनावी खर्च कम होगा, बार बार आचार संहिता जो लगती है उससे बच जाएंगे, है ना? वोटर्स की भी भागीदारी बढ़ेगी, बार बार उनको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, 5 साल में एक ही बार वोट करना पड़ेगा। ठीक है ना? पहले शुरुआत में देश में जब देश आजाद हुआ था ना, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव ही होते थे। 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा, उनके चुनाव एक साथ ही होते थे, क्योंकि मोस्टली कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था और हर राज्य में और सेंट्रल में भी वही आती थी, तो दिक्कत नहीं आती थी, 5 साल चलती भी थी। लेकिन 1967 के बाद क्या होता है? परिदृश्य बदलता है और बहुत सारे राज्यों में सरकारें गिर जाती है, वहां पर फिर मिड अवधि के चुनाव होते हैं विधानसभा में। तब से ये लोकसभा और जो राज्य में विधानसभा के इलेक्शन का जो क्रम है ना, वो बिगड़ गया। अब ये अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो अब सेंट्रल चाहता है कि एक साथ फिर से 5 साल में एक बार ही इलेक्शन को कंडक्ट करवा ले। वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज का आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो एनटीपीसी का टारगेट बैच आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लास है जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये सारे सब्जेक्ट जो कि आपको एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, वो सारे आपके सिंगल बैच में कवर हो जाएंगे। ओके, काफी नॉमिनल चार्जेस है आप सभी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं एनटीपीसी के इस टारगेट बैच को। कोई भी क्वेरी है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे आइए, जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जाफर हसन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है जॉर्डन का। जॉर्डन की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया के साउथ वेस्ट का एक देश है, पश्चिम एशिया के दक्षिण पश्चिम में आता है जॉर्डन, जिसके हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। ये हैं जाफर हसन। ठीक है, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड ने जाफर हसन को देश का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। इनके पहले बिशर खासावने, ठीक है, बिशर खासावने जॉर्डन के पीएम के पद पर थे। अब इनके स्थान पर नियुक्त हुए हैं जॉर्डन के नए पीएम जाफर हसन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट एशिया का एक देश है और इसकी कैपिटल है अम्मान, जॉर्डन की। यहां पर मैप में अगर हम देखेंगे तो ये एशिया है, यहां पर आप देखेंगे तो ये इंडिया का एरिया है। ठीक है, और इधर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम में जॉर्डन, जिसकी कैपिटल है अम्मान। ठीक है, चर्चा में रहा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा कहा जाता है, कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई थी देश में 2018 में। नाम से समझ में आ जाएगा, किसानों के हितों के लिए, जो अन्नदाता है उनके आय के संरक्षण के रूप में इस कैंपेन को शुरू किया गया था पीएम आशा के नाम से 2018 में। अभी सुर्खियों में क्यों है? केंद्र ने इसे आगे जारी रखने की मंजूरी दी है इस स्कीम को, और 2025-26 तक के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस कैंपेन के लिए सेंट्रल द्वारा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सितंबर 2018 में शुरू किया गया था, ताकि जो किसानों की आय है उसे संरक्षित किया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। कैसे? किसानों को उनके प्रोडक्ट के लिए एमएसपी सुनिश्चित करना, कृषि उपज के विक्रय में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हर्डल्स है, उनको खत्म करना और उनके लिए उनकी फसलों का, प्रोडक्ट का उचित मूल्य उन्हें प्रदान करना किसानों को। ठीक है, किसानों की इनकम में वृद्धि होगी, ऑब्वियस सी बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित किया जा सकेगा,
किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, प्राइस स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी फसलों पर, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो यह है पीएम आशा अभियान, जिसे सेंट्रल ने आगे जारी रखने को मंजूरी दी है। 35,000 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है सेंट्रल के द्वारा, और इसे शुरू किया गया था 2018 में। ठीक है। निम्न में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया? तो गौतम कौल पैरा मिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक डायरेक्टर जनरल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर सी, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं कौन? गौतम कौल। ठीक है, यह है गौतम कौल, यहां पर आप देख सकते हैं इन्हें 83 वर्ष की आयु में, क्योंकि एज भी ज्यादा थी, तो हालांकि इतनी नहीं थी, फिर भी एक 80 क्रॉस थी, तो हम मान सकते हैं कि ज्यादा एज है। तो 83 वर्ष की आयु में बीमारी के बाद अब इनका निधन हो गया है। ठीक है, आईटीबीपी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं गौतम कौल। ठीक है, भारत में 1965 बैच के एक आईपीएस अधिकारी थे, जो कि 1998 से लेकर 2001 तक आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। अब इनका हाल ही में निधन हो गया, गौतम कौल। अभी अगर हम आईटीबीपी की बात करते हैं, तो एक पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की, जो कि नॉर्मली जो भारत और चीन के साथ, तिब्बत एरिया में जो भारत और तिब्बत की सीमा लगती है, स्पेशली चीन के साथ जो सीमा लगती है, वहां पर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है आईटीबीपी। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी आईटीबीपी की, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल राहुल रजगोत्रा है। आईटीबीपी डन। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाने वाला है स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड। देखिए, वैसे 2022 में आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आखिरी बार बर्मिंघम में, है ना? बर्मिंघम में हुए थे 2022 में। काफी पहले घोषणा हो गई थी कि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो विक्टोरिया राज्य, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पर किए जाएंगे आयोजित। लेकिन विक्टोरिया स्टेट ने, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने मना कर दिया कि भाई हम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने में अभी सक्षम नहीं है, बहुत खर्चा होता है और अभी तो हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड में। 23वें राष्ट्रमंडल खेल है ये जो 2026 में आयोजित होंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे 2022 में बर्मिंघम में। ठीक है, तो ये देखिए विक्टोरिया में होने थे ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने मना कर दिया कि भैया लागत बहुत आती है और इतना रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है, विदेशी लोग देखने आते नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो हम तो कंडक्ट नहीं करवा रहे। तो अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 2014 में इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा चुका है 2014 में, और अब 2026 में भी किया जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कभी ब्रिटिश एम्पायर की गुलाम रही है, जितने भी देश, और बाद में फिर स्वतंत्र होकर वो इंडिपेंडेंट नेशन बने, उन्होंने ग्रुप बनाया था कॉमनवेल्थ के नाम से। उन देशों के मध्य में जो गेम्स होते हैं, एथलेटिक्स प्रतियोगिता होती है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानी जाती है। हर 4 साल में एक बार इनका आयोजन किया जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहली बार इन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 कनाडा के हैमिल्टन में। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहां पर? कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में। हालांकि उस वक्त इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ये कहीं ना कहीं गुलामी का ही प्रतीक है, इसीलिए 1950 में इसका नाम बदल कर किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत में 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे जुलाई अगस्त 2022 में, जहां पर मेडल टेली में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, 179 मेडल के साथ, और इंडिया मेडल टेली में चौथे स्थान पर रहा था 61 मेडल के साथ, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे हमारे पास। डन।
तो कॉमनवेल्थ के जितने भी बेसिक फैक्टर है, जितने भी बेसिक फैक्ट है, सारे मैंने आपको बता दिए। 2026 में आयोजन कहां होगा? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो। ठीक है। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़, एक्स क्रिकेटर और कोच इंडियन क्रिकेट टीम के। श्रीराम फाइनेंस, पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। लोन देना, है ना, इंश्योरेंस करना, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये श्रीराम फाइनेंस का मुख्य कार्य है। श्रीराम ग्रुप की एक बोल सकते हैं सब्सिडरी, अनुषंगी कंपनी है, फाइनेंस के क्षेत्र में स्पेशली काम करती है। अब श्रीराम फाइनेंस ने फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर इंडियन कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है? कल बताया था मैंने आपको, प्रमोट करता है प्रोग्राम्स को। ठीक है, जिसका भी वो ब्रांड एम्बेसडर है उसको। तो राहुल द्रविड़ को श्रीराम फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और इसके पहले बीपीसीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ ही बनाए गए थे। राहुल द्रविड़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। अभी हमने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है ना, उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ही थे। उनके बाद अब गौतम गंभीर बने हैं। ठीक है। 1998 में राहुल द्रविड़ को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2004 में पद्मश्री दिया गया था, और 2013 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। राहुल द्रविड़ अब श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। आगे आइए, टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है या घोषित किया है? टाइम्स ट्रेवल, टाइम्स जो पत्रिका है उसकी एक बोल सकते हैं कि एक तरीके का सर्वे है, टाइम्स ट्रेवल के नाम से। इसने एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है अंकोर वाट मंदिर को। कंबोडिया में देखने को मिलते हैं, विष्णु मंदिर है वर्ल्ड के सबसे बड़े, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा फोटो लेते हैं, या फिर इस तरह की परिस्थितियां जहां पर सबसे ज्यादा मिलती है। तो हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने एशिया के फोटोजेनिक यूनेस्को साइट की अनाउंसमेंट की है। टॉप 10 में सबसे ऊपर रखा है अंकोर वाट मंदिर को, जो कि कंबोडिया में स्थित है। टॉप 10 मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो पहले नंबर पर हो गया अंकोर वाट, सेकंड पर इंडिया का ताजमहल, थर्ड पर हम्पी इंडिया का, फोर्थ पर चीन की लंबी दीवार चाइना में है, फिफ्थ पर प्राचीन शहर बागान म्यांमार, बोरोबुदुर इंडोनेशिया छठे नंबर पर, वियतनाम का ला लोंग बे सातवें नंबर पर, जापान का क्योटो आठवां नंबर, जॉर्डन का पेट्रा नवा नंबर, और फिलीपींस कॉर्डिलेरास जो कि फिलीपींस में, ये 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन? अंकोर वाट मंदिर, जो कि कहां पर है? कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में देखने को मिलते हैं। विष्णु मंदिर है, हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। हालांकि अब बुद्धिस्ट साइट के रूप में घोषित किए गए हैं, लेकिन ये जब बने थे ऑलमोस्ट अगर निर्माण देखें तो 12वीं सेंचुरी में इनका निर्माण हुआ था कंबोडिया में, तब ये हिंदू मंदिर थे, अब बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, तो 1992 में अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। और अब जो टाइम्स ट्रेवल की जो फोटोजेनिक यूनेस्को साइट की लिस्ट आई है एशिया के लिए, उसमें सबसे टॉप पर रखा गया है अंकोर वाट मंदिर को। ठीक है, आगे आइए। सितंबर 2024 में FATF, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है, इसने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की? तो सितंबर 2024 में FATF इसने भारत को रेगुलर फॉलो अप रेटिंग प्रदान की है। रेगुलर फॉलो अप रेटिंग, देखिए ये संस्था क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर आपको यह पता चलेगा ना तो आप इजीली समझोगे कि इंडिया की रैंक जो मिली है वो क्या है। देखो, यह संस्था नॉर्मली जो टेररिज्म है उसको जो फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, उसमें अगर कोई देश ऐसा है जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है और इसको बढ़ावा दे रहा है, तो वो सबसे इनकी लिस्ट में वो सबसे नीचे होता है, और जो इसके खिलाफ काम कर रहा है वो सबसे ऊपर होता है।
तो जो अच्छा काम कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, ठीक है ना, इसके अलावा टेररिज्म फंडिंग के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रयास कर रहा है, पॉलिसीज वैसी बना रहा है, तो वो टॉप पर रहता है। और उसे जो एक रेटिंग दी जाती है वो होती है रेगुलर फॉलो अप रेटिंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि इंडियन मनी, जो इंडिया है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की जो फंडिंग है उसके खिलाफ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी बना रहा है। अब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये जो रेटिंग दी है ये G20 देशों को दी है। किसको? G20 देशों को। अब G20 देशों को इसने 3 पार्ट में बांट दिया। अब इसमें जो रेगुलर फॉलो अप रेटिंग है वो G20 के केवल 4 देशों को दी गई, जिसमें एक इंडिया है। इसके अलावा शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली, इनको भी रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी या रेटिंग दी है संस्था के द्वारा। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग है। आपको यह पता चल गया कि इंडिया इस रेटिंग के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा काम कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस रिपोर्ट को जारी करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, इन क्राइम्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पूरे वर्ल्ड के लिए, यह काम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, देखना पड़ेगा 18 सितंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा था मैं खुद ही। विश्व बांस दिवस, ठीक है, वर्ल्ड बंबू डे से कहा जाता है, हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब बांस को के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य किसका? वर्ल्ड बैम्बू डे का 18 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। 2024 में नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन इस डे की थीम है 2024 में। सबसे पहली बार वर्ल्ड बैम्बू डे मनाने की शुरुआत की गई थी 2009 में। 2009 में पहली बार 18 सितंबर को इसे मनाया गया था और इसे मनाए जाने की जो शुरुआत है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। पूरे वर्ल्ड में बांस के निर्यात को, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, यह उद्देश्य वर्ल्ड बैम्बू डे को मनाए जाने का। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। डन। तो यहां पर 19 सितंबर के सभी करंट अफेयर हो गए। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझा। अब हम लास्ट डे के जो हमारे करंट अफेयर थे उनको हम यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते। ध्यान से सुनिएगा। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस सुरेश कुमार केत, ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तो यूरोप को प्रभावित किया है। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत में। कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो यह है बायो राइड स्कीम। आंसर टी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट दिया गया है? तो सेंट्रल के द्वारा इस अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसरो के द्वारा शुक्र मिशन को 2028 तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह है मनु भाकर। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का पहला केंद्र खोला गया? तो यह खोला गया है नई दिल्ली, भारत की कैपिटल में।
और लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई, नेल्को के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं विजेंद्र प्रताप सिंह, आंसर डी। तो लास्ट डे के सेशन में ये सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, तो यहां पर हमने आंसर ले लिए। अब हम आंसर ले लेते हैं लास्ट डे के हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैं आपको बता देता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार किसे दिया गया था? तो 1991, 1992 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, चेस के खिलाड़ी हैं भारत के। लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहलाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन के समय सीमांत प्रांत से इन्होंने आंदोलन में अपना योगदान दिया था। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1987 में, है ना, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब आज के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। अजीत सिंह जिन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है अभी पेरिस पैरालंपिक में, किस खेल से संबंधित है? किस स्टेट में पत्थरमार मेला गोटमार मेला आयोजित किया गया था? और ग्रीन हाइड्रोजन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।